अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कौन से टाइप के बिजनेस एंटिटी आपके लिए बेस्ट है? कि आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म लगानी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कोई एक ही आपके लिए बेस्ट होगा? इस वीडियो के एंड तक डेफिनेटली आप वो चुन सकेंगे। कुछ ही दिनों पहले हमने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था। सवाल यह था कि क्या आप बिजनेस के बेसिक्स जानना चाहेंगे? और मैं जानकर शॉक्ड रह गया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आपने ये कहा कि हाँ, हम बिजनेस के बेसिक्स जानना चाहते हैं। उससे ना सिर्फ मैं बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये मेरे बहुत पैशन का सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैंने और मेरे भाई संभव ने हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग का कोर्स भी बनाया था, जिसमें मैंने किस तरह से फंडिंग रेज करी और मेरी टेक्निक्स आप यूज़ करते हुए कैसे अपने बिजनेस के लिए वीसी फंडिंग रेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि एलएलए की कम्युनिटी बिजनेस के बारे में सीखना चाहती है। तो ये बिजनेस बेसिक सीरीज आखिर क्या है? इस सीरीज में हम कवर करेंगे कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको कौन से टाइप की बिजनेस एंटिटी चुननी चाहिए, उस नए बिजनेस के लिए आपको कौन से रजिस्ट्रेशन, कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन सी कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, उसमें टैक्सेशन के क्या रूल्स रहेंगे, कैसे आप गवर्नमेंट से ग्रांट्स ले सकते हैं, सब्सिडी अवेल कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से लोन लिए जाते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट रेज किया जाता है। उसके अलावा कुछ बेसिक फाइनेंस के टॉपिक जो हर बिजनेसमैन को आने चाहिए, जैसे बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये सारे ही हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप फाउंडर हैं तो ये सीरीज आपके काम की है ही। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर सैलरीड एम्प्लॉय हैं जो फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये सीरीज बहुत ही काम की होने वाली है। अब आप पूछेंगे भैया मैं कौन होता हूं ये बताने वाला? आई एम अ थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और हम 500 से ज्यादा कंपनीज को कंसल्ट करते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, आई एम डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. I am partner in multiple partnership firms and I am also sole proprietor of my sole proprietorship. मैंने अपने करियर में अलग अलग तरह के बिजनेसेस किए हैं, जैसे एडटेक, कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिशिंग। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो आपको पता ही है, एलएलए की टीम आपके साथ अपनी कंप्लीट डीप रिसर्च, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपके लिए लेकर आती है। उसके अलावा इस सीरीज में आपके लिए हम लेके आएंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपको सिंप्लीफाई करके बताएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं बिजनेस बेसिक सीरीज एपिसोड 1। तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। इस एपिसोड के एंड तक आप जान जाएंगे कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कौन से टाइप के बिजनेस एंटिटी आपके लिए बेस्ट है। कि आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म लगानी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कोई एक ही आपके लिए बेस्ट होगा? इस वीडियो के एंड तक डेफिनेटली आप वो चुन सकेंगे। और टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बोनस टिप में एक 6th टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब मेरे और आप जैसे आम आदमी की बात होती है तो ये टाइप की बिजनेस एंटिटी आपका बहुत सारा टैक्स बचा सकती है। और घबराइए नहीं, ये कोई पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक कंपनी है जिसमें मिनिमम कंप्लायंसेस होती है। तो चलिए इन 6 बिजनेस एंटिटी के बारे में बात करते हैं। पहले 5 जो हमारी मेन एंटिटीज है उनका कंपैरिजन करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड ओपीसी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? आपने अपना एक करंट अकाउंट खुला लिया और आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, यही सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी एज वेल एज सारा प्रॉफिट एंड लॉस एज ए इंडिविजुअल केवल आपका है। अब मान लीजिए 2 जनों ने साथ में मिलकर बिजनेस शुरू किया, मैंने और मनदीप ने साथ में बिजनेस शुरू किया, तो हम लोग ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है। अगेन इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन हमारे जो बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आधार पर तय किया जाता है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम अपना प्रॉफिट किस रेशियो में लेंगे, 50-50 लेंगे, 40-60 लेंगे। अगेन ऑल डिपेंड्स अपॉन पार्टनरशिप डीड। थर्ड आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गवर्न होती है और इसमें काफ़ी सारी रूल्स, कंप्लाइंसेस वगैरह आ जाती है। इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एक प्रॉपर कंपनी का स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का ही एक इवॉल्व रूप है, जिसमें पार्टनर्स पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है इसकी कुछ ही देर में हम बात करेंगे। लेकिन एलएलपीज गवर्न होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत
और अगेन MCA इसको रजिस्ट्रेशन और गवर्नेंस सारी चीजें देखता है। लास्ट है हमारी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब अगर किसी कंपनी में 2 डायरेक्टर है ही नहीं, केवल एक ही बंदा ही अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है और प्राइवेट लिमिटेड जैसा एंटिटी बनाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने एक ऑप्शन दिया है जो है 1 पर्सन कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और OPC में आखिर डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप फर्म और LLP में आखिर डिफरेंस क्या है, सभी कुछ कवर कर रहे हैं, नीचे चलते रहिए। तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपको कहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? सबसे पहले बात अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन आपको करना ही नहीं होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरह से समझिए बनी हुई है। जब भी आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो कोई भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं या GST का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसको यूज करते हुए आप बैंक में अपना करंट अकाउंट खुला पाएंगे और अपने नाम से खुला पाएंगे। अभी मेरा नाम ऋषभ जैन है, लेकिन मैं अपनी फर्म खोलना चाहता हूं मान लीजिए विटबॉक्स मीडिया के नाम से, तो मैंने विटबॉक्स मीडिया के नाम से एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट लिया, बैंक में गया और वो विटबॉक्स मीडिया नाम से मेरा एक करंट अकाउंट खोल के दे देंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। पार्टनरशिप भी 2 तरह की हो सकती है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। इसके लिए सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम इस तरह से बिजनेस करेंगे, इस तरह से उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एटसेट्रा। अब कोई इंडिविजुअल चाहते हैं तो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कराना तब मैंडेटरी है जब वो अपनी कंपनी में इमूवेबल एसेट्स लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई वेयर हाउस खरीदना है या कोई जमीन खरीदनी है, तब तो फर्म रजिस्टर्ड करानी ही पड़ेगी। लेकिन 90% फर्म्स पार्टनरशिप की अनरजिस्टर्ड चलती है और सिर्फ एग्रीमेंट या डीड के रूल्स के आधार पर वो ओवरऑल गवर्न की जाती है। बची हुई तीनों कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, LLP हो या फिर OPC हो, उन तीनों का रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA की वेबसाइट पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, इन बिजनेस एंटिटीज का नाम कैसे रखा जाता है। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए नाम के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप मन आए जो अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें प्राइवेट लिमिटेड, LLP ऐसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते। और कोई ट्रेडमार्क शब्द, जैसे मान लीजिए आपने अपनी दुकान का नाम रख दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो भी नहीं चलेगा, नहीं तो आपके ऊपर ट्रेडमार्क का वायलेशन का नोटिस आ जाएगा। तो आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रखना है ऋषभ एंड सन्स, ऋषभ एंड कंपनी, मैं अपनी कंपनी का नाम वो रख सकता हूं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। अगेन पार्टनरशिप फर्म में भी जो भी नाम आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RM एसोसिएट, ऋषभ बंदीप एंड कंपनी एटसेट्रा। प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्राइवेट लिमिटेड, LLP और OPC के नाम MCA आपको अप्रूव करके देता है, यानी उस नाम या उससे सिमिलर नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको वो नाम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इन सभी नामों के आगे एक सफिक्स जुड़ जाता है जो उनको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल RM ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, RM OPC प्राइवेट लिमिटेड या RM ट्रेडिंग LLP। इसमें एक और माइन्यूट डिटेल मैं आपको बता देता हूं, चूंकि ऑलरेडी लगभग 17 लाख से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो कोई भी नाम मिलना आपको आसान नहीं रहेगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम आपको चुनने पड़ेंगे। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी का जो नाम रखें वो अपने ब्रांड का भी नाम रखें। जैसे हम लोग जो डीमैट अकाउंट यूज करते हैं उसकी कंपनी का नाम है RKSV सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उनकी जो ऐप है उसका नाम है अपस्टॉक्स। बाय द वे, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से खुलवा सकते हैं, फ्री है एकदम। अब एक ऐसा पॉइंट जो कई लोगों की नींद उड़ा सकता है, इन बिजनेस एंटिटीज की लीगल एंटिटी क्या है और इनकी लायबिलिटीज इनके प्रमोटर्स पर कितनी आती है। तो जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप फर्म की, तो इसके जो प्रमोटर्स होते हैं, चाहे वो उसका सोल प्रोप्राइटर हुआ या पार्टनर हुए, इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो बिजनेस को 10 लाख रुपए का लॉस हो गया और बिजनेस के अकाउंट में 5 लाख रुपए ही हैं, तो बचे हुए 5 लाख उस प्रमोटर के पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी रिकवर किए जा सकते हैं, यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। वहीं प्राइवेट लिमिटेड, LLP और OPC में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी अगेन 10 लाख रुपए का लॉस हो गया बिजनेस में, 5 लाख रुपए ही है कंपनी के पास एसेट्स वगैरह सब मिला के, तो 5 लाख वहां से रिकवर कर दिए जाएंगे। जो इसके प्रमोटर्स हैं उनकी लायबिलिटी जितनी उनकी शेयर कैपिटल है, यानी जितना उन्होंने शुरू में कंपनी में निवेश किया है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पर एक क्लियर सेपरेशन हो गया है, जो बिजनेसमैन है और उसने जो कंपनी फॉर्म की है, ये बिल्कुल अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट की जाती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इन्हें एक ही माना जाता है। अब मेंबर्स के ऊपर क्या लिमिटेशन है?
सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे नाम ही कहता है, एक ही आदमी हो सकता है, दो भी हो गया तो उसे पार्टनरशिप फर्म में डाल दिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर 2 शेयर होल्डर होने चाहिए और ये लिमिट मैक्सिमम 200 तक जा सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक शेयर होल्डर खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीदकर अपने पास रख सकती है। एलएलपी के केस में अगेन चूंकि एक पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें अगेन 2 जने होने चाहिए, 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, लेकिन इसमें कोई अपर कैप नहीं है, आप अनलिमिटेड पार्टनर्स इसके अंदर जोड़ सकते हैं। और लास्ट है 1 पर्सन कंपनी। जब नाम ही है 1 पर्सन कंपनी तो इसके लिए हमें 2 लोग चाहिए। 2 लोग क्यों चाहिए? क्योंकि एक तो डायरेक्टर होगा वो चाहिए, लेकिन उसे एक डायरेक्टर को नॉमिनेट भी करके रखना होगा। मान लीजिए इस डायरेक्टर को कुछ हो गया तो वो बंदा या वो बंदी इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये समझे कि इसमें टैक्सेशन कैसे होता है, कौन सी बिजनेस एंटिटी कौन से बिजनेस टाइप के लिए सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी जब भी आप बनाते हैं, कोई भी फर्म बनाते हैं, कोई भी बिजनेस बनाते हैं, तो फर्म बनाने के बाद प्रोबेबली सेकंड काम आप करते हैं, एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, इंटर्न्स को हायर करते हैं। और जब आप इन एम्प्लॉइज और इंटर्न्स को हायर करेंगे तो डे 1 से ध्यान रखिए कि आप इनकी अटेंडेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए चलें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कोई कंप्लायंसेस का हैसल ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है क्विक पेरोल ऐप। इस ऐप को यूज करते हुए आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस को बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल ऐप से। सिर्फ 2-5 सेकंड आपको लगेंगे। और मजे की बात, ये ऐप कंप्लीटली फ्री है। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 मिनट वीडियो पॉज करके चाहे तो डाउनलोड लगा दीजिए, वीडियो खत्म होगा उससे पहले आपकी ऐप इंस्टॉल भी हो चुकी होगी। और इसमें एक खास बात और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, इसमें ऊपर एक हेल्प बटन है, यहां पे क्लिक करके आप सीधे व्हाट्सएप से LLA टीम के साथ मेरे साथ चैट कर सकते हैं। आपके कोई जेन्युइन सवाल हैं तो वहां पे आप शेयर करेंगे तो वहां पे भी अपना एक अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। टैक्स कितना देना पड़ता है इन अलग अलग बिजनेस एंटिटीज में, तो जैसा मैंने आपको बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहां से जो भी इनकम होती है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको अपने पैन के अगेंस्ट ही टैक्स देना है। बाकी सारे ही केसेस में पैन कार्ड अलग रहेगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो 30% है सभी में। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड और OPC के केस में कुछ कंडीशंस में ये टैक्स कम हो जाता है, 25% और इवन उससे भी कम, लेकिन वो हर कंडीशन में नहीं है, कुछ लिमिटेड कंडीशंस में है, जिसकी बात हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि भैया ये इतनी सारी चीजें तो आपने बता दी, कौन से बिजनेसेस के लिए हमको कौन सी एंटिटी चुननी चाहिए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा कंप्लायंसेस के हैसल में नहीं पड़ना चाहते। इसमें आपको केवल एक ही रिटर्न भरनी है जो आप एनीवेज भर रहे थे, वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न। वो भी अगर आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से नीचे का है तो GST वगैरह किसी भी चीज की आपको इसमें जरूरत ही नहीं होगी। तो अगर आपका बिजनेस लो रिस्क है, इसमें आपको कोई एक्सटर्नल लोन वगैरह नहीं लेना है, आप अनऑर्गेनाइज तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हो, एक धंधा है, अपने घर पे काम कर रहे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, उन सारे ही केसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ जाइए। एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी कोई किराना की दुकान है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप घर से कोई काम कर रहे हो, ई-कॉमर्स पर रीसेलर हो, आपका कोई क्लिनिक है, या चाहे आप कोई कंसल्टेंसी रन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ की कंसल्टेंसी रन कर रहे हो, ऐसी किसी भी चीज़ में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ रहा है, आपके दिमाग से काम हो रहा है, या फिर आप अपने छोटे मोटे घर पे मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें चला रहे हो, उन सभी केसेस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगी। पार्टनरशिप फर्म में भी वही सारे बिजनेसेस एनरोल होने चाहिए जो प्रोप्राइटरशिप में एनरोल हो रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में 2 और तरीके के आपको बिजनेसेस देखने को मिलेंगे जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और बड़े विजन के साथ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी अभी आपको अपना को-फाउंडर मिला है, अभी आप बिजनेस मॉडल को थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। स्टार्टअप में एक वर्ड आता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP बना रहे हैं अभी आप अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके, तो आप पार्टनरशिप फर्म के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा भी जो पहला बिजनेस था उसमें हमने बिजनेस मॉडल को टेस्ट करने के लिए, मेरे को-फाउंडर के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, कुछ महीने उसमें काम किया, फिर लगा कि हाँ भाई बिजनेस समझ आ रहा है, अब इसको ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट रेस करना है, तो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े महीने बिजनेस करके समझ आया कि यार ये नहीं अपने कप ऑफ टी है, या ये बिजनेस नहीं समझ आ रहा है, तो ये फर्म बनाना भी आसान है और इसे डिसॉल्व करना भी आसान है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थोड़ी बड़ी हो रही है, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास आपका टर्नओवर पहुंच रहा है, तो उस केस में आप ये चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनल इनकम है और आपकी जो बिजनेस इनकम है ये थोड़ी सेपरेट रहे। इसमें आपने जो GST लिया वो अपने पर्सनल नाम से नहीं लेकर फर्म के नाम पर लेना चाहते हैं, तो आप एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे मेरे पास तो पार्टनर है ही नहीं, मैं अकेला ही बिजनेस करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है,
आप अपने फैमिली में से किसी को भी एज अ पार्टनर इस फर्म में पार्टनर बना दीजिए और वो स्लीपिंग पार्टनर की तरह एनरोल हो सकते हैं, यानी उनका डे टू डे एक्टिविटी में कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन आपका इनकम टैक्स के लिए पैन नंबर, जीएसटी नंबर सभी इस फर्म के नाम पर हो जाएगा और आपकी 2 सेपरेट बैलेंस शीट बन जाएगी और आप पर्सनल कैपेसिटी में ये सारी इनकम बुक नहीं कर रहे होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है और तरह तरह के बिजनेसेस के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली उन बिजनेसेस के लिए जो ग्रोथ के लिए बने हैं, जो बहुत बड़ा होना चाहते हैं, जिनका हाई टर्नओवर है, जिनमें हाई वर्किंग कैपिटल लगती है, जिनको एक्सटर्नल लोन लेना पड़ता है, जिनको इन्वेस्टमेंट फंडिंग रेज करनी पड़ती है, वीसी से कैपिटल रेज करनी पड़ती है, जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाहते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ डील कर रहे हैं और जहां पर आप बोलेंगे कि मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। जहां पर ये ट्रस्ट की बात आ जाती है वहां पर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि अगेन जैसा मैंने ऊपर बताया इसमें सारे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो जब आप बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ा रिस्क भी रहेगा, लोन भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा और बिजनेसेस में ऑब्वियसली रिस्क रहता है। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और आपके कहीं पर्सनल एसेट उसमें दांव पर नहीं लग जाए, इसीलिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली अगर वो एक्सटर्नल फंडिंग रेज करना चाहते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं या अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स देना चाहते हैं, उन सभी केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही एकमात्र ऑप्शन है। प्राइवेट लिमिटेड के एग्जांपल जैसे आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री प्लांट कुछ ओपन करना है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पे आपको ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है लोगों का जीतना, ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट आपको बनानी है, कंस्ट्रक्शन का कोई बिल्डर, कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम आपको लेना है, या फिर आपका स्टार्टअप है जो अब MVP क्रॉस कर चुका है और अब उसको ग्रो करना चाहते हो, इन सभी केसेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो LLP आप जो देखेंगे वो देखेंगे ज़्यादातर CA, लॉ या मैनेजमेंट फर्म जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, वहाँ पर LLP बनाई जाती है। इसके अलावा मैन पावर सप्लाईज में, सेल्स एंड प्रमोशन में, डिजिटल मार्केटिंग में जो बड़ी कंपनियां हैं, जहां अगेन कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन हाँ कंपनीज अब बड़ी हो चुकी है, वहां पर LLP आप बना सकते हैं। लास्ट जो OPC है, OPC एक तरह से ये समझिए कि प्रमोटर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, उसके लिए लोन वगैरह भी चाहिए उसको, लेकिन वो रिस्क अपनी पर्सनल बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहता है। तो जो प्रमोटर अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रखना चाहता है, साथ ही साथ 100% कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है, वो OPC फॉर्म करें। OPC के लिए एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से ज़्यादा है या आपका एनुअल टर्नओवर 3 साल तक लगातार 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो आपको OPC को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यानी बहुत छोटी रेंज में OPC आपकी काम कर सकती है। OPC के लिए बेस्ट एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कोई शोरूम खोलना चाहते हैं जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, या फिर कोई फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, इन सभी केसेस में OPC आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए जान लेते हैं, क्योंकि इनकी बात हम और भी आगे डिटेल में करेंगे। कंप्लायंसेस प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप फर्म की काफ़ी कम रहती है। प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ती है और LLP या फिर OPC में मॉडरेट कंप्लायंसेस रहती है। इसके अलावा इन बिजनेस एंटिटीज़ को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और एनुअल जो इसका खर्चा है सारे रिटर्न्स वगैरह करने के लिए, वो भी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में सबसे कम रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अभी मुझे याद है कि आपको मुझे अभी बोनस टिप बतानी है, लेकिन बोनस टिप बताने से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और बताइए, अब इन सारी ही बिजनेस एंटिटीज पर हम एक एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे इनके कंप्लायंसेस, इनके रजिस्ट्रेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स के बारे में, किस पे कितना टैक्स लगता है, सभी कुछ। तो तुरंत मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि सबसे पहले आप वीडियो किस पर बनाना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी है नीचे कमेंट में बताइए, उस पर पहला यानी एपिसोड नंबर 2 आ जाएगा। तो अब बोनस टिप में हम बात करेंगे HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। ये HUF आखिर क्या है? तो मान लीजिए एक फैमिली में मिस्टर शर्मा है, उनकी वाइफ है, उनका एक सन है, एक डॉटर है, जो सभी मिलकर एक फैमिली बिजनेस, मान लीजिए कोई एक शोरूम चलाते हैं और शोरूम में सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ऐसे में ये इनकम, पहली बात तो सिर्फ मिस्टर शर्मा के अकाउंट में ऐड करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। फैमिली बोलेगी अरे यार ये क्या बात हुई पापा, हम भी काम करते हैं, आप हमको तो कुछ इनकम दे नहीं रहे हो। तो ऐसे में कोई भी हिंदू फैमिली अपनी एक एंटिटी क्रिएट कर सकती है जिसे बोलते हैं HUF। और अगेन इसका कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक डीड ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मज़े की बात यह है कि उस फैमिली में तो अभी 4 ही लोग हैं, मिस्टर शर्मा, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, लेकिन फॉर टैक्स पर्सपेक्टिव HUF को भी एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि HUF को भी वही रिबेट्स मिलेगी जो एक इंडिविजुअल आम आदमी को मिलती है, यानी पहले 2.5 लाख तक उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी 80C का डिडक्शंस वगैरह ले पाएगा। इसके अलावा HUF में जो भी बिजनेस इनकम होती है उसमें से आप अपने फैमिली को, मान लीजिए एज मिस्टर शर्मा आप काम कर रहे हो तो आप उसमें सैलरी ले सकते हो, अपनी वाइफ को सैलरी दे सकते हो, बच्चों अगर आपके
18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो बच्चों को भी आप उसमें जोड़ के उनको सैलरी दे सकते हो, उनके एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट कर सकते हो, और फाइनली प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना है। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं और आपने एक HUF एंटिटी अलग से क्रिएट कर रखी है, तो आप काफ़ी सारा टैक्स सालाना बचा पाएंगे। एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि HUF एंटिटी केवल हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट यही लोग क्रिएट कर सकते हैं। सैडली मुस्लिम्स, पारसी या बाकी रिलीजन्स के लिए ये HUF का कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। रीज़न आई डोंट नो, बट है ऐसा। तो बाय द वे हमने अपनी फर्स्ट ऐप फॉर बिजनेसेस लॉन्च कर दी है, क्विक पेरोल नाम है, टोटली फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के एपिसोड में इतना ही, एपिसोड 2 में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।